जो हम लोग राजनीति शास्त्र में पढ़ते आए हैं, जो रजनी कोठारी का जातियों के राजनीतिकरण का विचार है। तो उसके बारे में आम तौर पर ये कहा जाता रहा है कि यह विचार मोटे तौर पर ऐसा लगता है अगर व्यावहारिक राजनीति में हम देखें कि जो ऊँचे स्तर की पिछड़ी जातियाँ हैं, जिनकी संख्यात्मक स्थिति काफ़ी मजबूत है, उनके राजनीतिकरण को ज़्यादा मजबूती से दिखाती है। और अगर जातीय जनगणना होगी तो मेरा यह ऐसा मानना है कि एक विधानसभा क्षेत्र है, अगर वहाँ पर बहुत ही छोटी संख्या में किसी पिछड़ी जाति को यह पता हो कि उसके पास 25,000 या 50,000 वोट हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने हितों के लिए बार्गेन कर पाएगी, उनसे एक सौदेबाजी कर पाएगी राजनीतिक दलों से और उनके उम्मीदवारों से। तो क्या इस लिहाज से जो जातीय जनगणना की माँग है, अन्य पहलुओं के अलावे कि किसके पास कितनी सीटें हैं, किसके पास कितनी नौकरियाँ हैं, ये भी एक राजनीतिकरण की पहलू को आगे बढ़ावा दे सकती है? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये जो आरक्षण की राजनीति है, आरक्षण की राजनीति ने उन जातियों को सशक्त किया है जो संख्या बल में मजबूत हैं, जिनके पास पहले से थोड़ी बहुत ज़मीन है, यानी जिनकी आर्थिक स्थिति कमोबेश अच्छी है? मतलब वो बहुत अगर खुशहाल नहीं है तो कम से कम ऐसी स्थिति में है कि एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक खुशहाल समुदाय की श्रेणी में पहुँच जाएँगे। जिन्होंने स 60 के दशक से ही इनका राजनीतिकरण हो रहा है। के स्तर पे नहीं तो उससे निचले वाले स्तर पे जो नौकरशाही है, उस नौकरशाही में भी उनके प्रतिनिधि बड़े पैमाने पे मौजूद हैं, खास तौर से पुलिस में थानेदार के स्तर पर तो बहुत बड़े पैमाने पर थानेदार और डीएसपी के स्तर पे उनके लोग बहुत बड़े पैमाने पे मौजूद हैं। और उन लोगों को कुछ थोड़ा-सा उद्यमशीलता का भी अभ्यास है। जो खेती से उन्होंने कमाया है, उससे उन्होंने कुछ ठेके लिए हैं वगैरह-वगैरह, मतलब उनको उन्होंने पैसे कमाने की कुछ विधियाँ। और दूसरी बात ये है कि फिर शिक्षा की तरफ भी उनके लोगों का रुझान बढ़ा है। बहुत से लोग उनमें शिक्षक बन गए हैं कुछ परिवारों में। तो ऐसी स्थिति में जब आरक्षण का लाभ मिलता है और आरक्षण के लाभ के कारण वो सत्ता के निकट आते हैं, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं समुदायों का सशक्तिकरण होता है। क्रिस्टोफ जेफलो ने इस विषय में जो अपनी पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में उन्होंने लिखा भी है कि सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? यादवों का सशक्तिकरण। वो एक पंक्ति कहीं उनकी उस मोटी-सी पुस्तक में है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और केंद्रीय पंक्ति है। तो यादवों के बाद दूसरे नंबर पे जो लोग संख्या बल में हैं, तीसरे नंबर पे संख्या बल में हैं, उसी क्रम से और उसी स्तर का उनका सशक्तिकरण होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मार उन लोगों को पड़ती है जो कि बहुत ही संख्या बल में बहुत ही कम है और जिनके पास ज़मीन बिल्कुल नहीं है, यानी जो कारीगर किस्म के पेशों से जुड़े हुए हैं। देखिए, अगर आप पूरे पिछड़े वर्ग को देखें तो पिछड़े वर्ग को आराम से 2 हिस्सों में बाँटा जा सकता है। एक हिस्सा वो है जिनके पास ज़मीन है और एक हिस्सा वो है जो कि कारीगर लोग हैं, आर्टिज़न लोग हैं। और जो आर्टिज़न लोग हैं उनकी हालत बहुत खराब है, आर्थिक रूप से। वो वो दलितों की तरह अस्पृश्य तो नहीं है, अछूत तो नहीं है, लेकिन बाकी आर्थिक स्थिति में वो दलितों के समान ही गए बीते। ये स्थिति है। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट उसके बाद जिस तरीके से आरक्षण लागू हुआ, उसमें कभी भी इस हिस्से का ध्यान नहीं रखा गया। बिहार में एक अति पिछड़ा कैटेगरी श्रेणी बनाई गई है, तो और कहीं दूसरी बहुत कम जगहों पर ये श्रेणी है। उत्तर प्रदेश में या रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के बाद हो सकता है कि ये श्रेणी अब और ज्यादा उभर के सामने आए और उसको उस तरीके से आरक्षण के लाभ देने की कोशिश हो। तो ये जातिगत जनगणना जो है वो एक कुल मिला के एक अगर नैतिक रूप से देखा जाए तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर राजनीतिक लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो इसका लाभ जितना 90 के दशक में इन तमाम सामाजिक न्याय की पैरोकारी करने वाले दलों को और नेताओं को हो सकता था, वैसा लाभ अब मिलने वाला नहीं। क्योंकि भाजपा ने अपना ओबीसीकरण करने के साथ में ओबीसी समुदायों का बहुत सारा हिंदूकरण भी किया है। यानी एक तरफ भाजपा ने अपना ओबीसीकरण किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना ओबीसीकरण किया है और उसी प्रक्रिया में ओबीसी समुदायों का हिंदूकरण बहुत हुआ है। वो पहले भी अच्छे खासे धर्मनिष्ठ हिंदू हुआ करते थे। लेकिन समाजवादी आंदोलन के मुहावरे में दूर से देखने में ऐसा लगता था कि ये लोग उस तरह से हिंदू नहीं है जिस तरीके से ब्राह्मण ठाकुर और बनिए होते हैं हिंदू। लेकिन वो जो उनका हिंदूपन था, वो भाजपा की राजनीति के प्रभाव में निकलकर सामने आ गया है। अब ऐसे बजरंग दल को आप देखिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक मोर्चा संगठन है, बजरंग दल जो बहुत ही आक्रामक किस्म का संगठन है। बजरंग दल तो एक तरह से देखा जाए ओबीसी जमातों का ही संगठन है। मैं कहना ये चाहता हूं कि आज पिछड़े वर्ग की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है।
राहुल गांधी एक बहुत ही रेडिकल किस्म की मांग कर रहे हैं, जिसको मानना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो तो उनके लिए भी संभव नहीं होगा, क्योंकि वो विपक्ष में है, इसलिए उन्हें ये मांग करने की सुविधा है। वो चाहते हैं जो लोग सत्ताधारी हैं उनकी राजनीति गड़बड़ा जाए इस मांग के प्रभाव। लेकिन भाजपा काफी कुशल है। भाजपा इस मांग का किस तरह से जवाब देती है, इस पर हम लोगों को निगाह रखनी होगी और हमें देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी ने जो एक ऐसी उन्हें बेचैन कर देने वाली या उनकी हिंदू एकता को तितर-बितर कर देने वाली जो मांग उसके सामने फेंकी है, वो उसके साथ कैसा सलूक करती है। जी, जो आपने बजरंग दल का उदाहरण दिया, उसपे हमारे एक कलीग हैं, बहुत वो दलित राजनीति में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो उन्होंने एक बार अनौपचारिक बातचीत में ये कहा था कि बजरंग दल जैसा कि नाम से है कि थोड़ा लाठी घुमाने और इस तरह का काम होगा, तो उसी में ज़्यादा स्थान दिया गया है ओबीसी जातियों को। लेकिन शायद अब नेतृत्व के स्तर पर भी आरएसएस और बीजेपी ने पिछले दशक में खुद को बदला है। देखिए, ये बात शुरू-शुरू में ऐसी लगती थी। हुँ, जब शुरू-शुरू में जब जो सेकुलर बुद्धिजीवी या गैर भाजपा बुद्धिजीवी या वामपंथ की तरफ झुके हुए बुद्धिजीवी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और भाजपा की आलोचना करते थे, तब वो कहते थे कि निचले स्तर के तक का तमाम नेतृत्व, तमाम ज़िम्मेदारियाँ वगैरह जो है ये दे रखी हैं पिछड़ी जातियों को और दलित जातियों को। और शुरू में हम सबको ऐसा लगता भी था। लेकिन जब इन लोगों को सत्ता मिलनी शुरू हुई, तो आप देखिए सत्ता का जिस तरीके से बंटवारा किया गया है, ये दीनदयाल उपाध्याय के ज़माने से ही चल रहा है। और इसको नज़रअंदाज अगर हम लोग करेंगे, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार हुआ है और हिंदू समाज में उसने जो गहराई पकड़ी है, उसको ठीक से समझने से चूक जाएँगे। इस बात को मैं बार-बार कहता रहा हूँ कि दीनदयाल उपाध्याय ने ऊँची जातियों के लोगों को विधायक दल के नेतृत्व से हटाकर उनकी जगह पिछड़ी जातियों के लोगों को बैठाया था। ऊँची जातियों के नेता थे, उनसे इस्तीफे दिलवाए गए थे। 60 के दशक से ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि जो शूद्र समाज है या पिछड़ी जातियों का समाज है, उसको अपनी ओर खींचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई दशक तक, 60 के दशक से आप अभी तक गिन लीजिए कितने साल हो गए हैं। मेरे ख्याल से 60 साल हो गए हैं। 60 साल से लगातार सतत प्रयास किया है, उनको तरह-तरह से आश्वासन दिया है, उनको बताया है कि जब हमारे साथ अगर आप आएँगे, तो आपको ब्राह्मण, ठाकुर, बनियों के मुकाबले कमतर हैसियत नहीं प्राप्त होगी, बल्कि एक पॉलिटिकल लेवल प्लेइंग फील्ड आपको प्राप्त होगा। हुँ। और बार-बार वो आए, बार-बार छोड़ के भी गए, ये भी हुआ। लेकिन धीरे-धीरे उनमें से बहुतों को लगने लगा है कि यहाँ पर उनका भविष्य है।